हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अमल कमीशन, अब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बीकॉम में भी इसमें क्वेश्चन फॉर श्योर आता है और साथ के साथ जो कॉमर्स में प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी इसमें से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अमल कमीशन की। अमल कमीशन क्या होता है? अमल कमीशन का मतलब होता है जब दो कंपनी आपस में मिल जाती है उसे हम कहते हैं अमल कमीशन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। दोनों कंपनी आपस में मिल जाती है और मिलकर कोई नई कंपनी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई नई सी कंपनी बना लेती है, उसको आप क्या कहोगे? अमल कमीशन। बेसिकली क्या होता है, दोनों कंपनी आपस में एक जैसी होती है। मतलब ए कंपनी भी फाइनेंशियली अच्छी है, बी कंपनी भी फाइनेंशियली अच्छी है, या दोनों ही बड़ी कंपनी है, दोनों मिलकर जब एक नई कंपनी बना रही है उसे हम क्या कहेंगे? अमल कमीशन। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब्जॉर्प्शन की। अब्जॉर्प्शन क्या होता है? अब्जॉर्प्शन मतलब ऑब्जर्व करना, मतलब सोख लेना। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अब्जॉर्प्शन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई कंपनी ए है, मान लीजिए वो स्मॉल कंपनी है या फिर वो वीक कंपनी है, वो बी में मिल जाती है। जब ए बी में मिलेगी तो ए कंपनी क्या होएगी? बंद हो जाएगी, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। और अब कंपनी कौन सी रहेगी? बी कंपनी। ध्यान रखें, यहाँ पे कोई नई कंपनी नहीं बनी है, अमल कमीशन में नई कंपनी बनी थी। इसे हम क्या कहेंगे? अब्जॉर्प्शन, कि बी ने ए को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है। मतलब बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अमल कमीशन की या फिर अब्जॉर्प्शन की, कि अमल कमीशन अब्जॉर्प्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। आप देखते होंगे कि डे टू डे हमें अमल कमीशन के केसेस दिखते हैं, लाइक वीआई, वोडाफोन और आइडिया को मिला दिया। पहले मारुति और सुजुकी को मिला के मारुति सुजुकी बनी हुई थी। हीरो होंडा अमल कमीशन के अंदर अंदर थे। इसी तरह बैंकों को भी, काफ़ी सारे बैंकों को दूसरे बैंक में मिला दिया जाता है, ऑब्जर्व कर लेते हैं वो। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, सबसे पहले कंपटीशन, ताकि जब दो बड़ी कंपनी आपस में कंपटीशन कर रही है, सेम प्रोडक्ट की है, अगर वो मिल जाएगी तो उनमें क्या होगा? कंपटीशन खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, कि दो कंपनी मार्केट में है, अलग अलग है, आपस में कंपटीशन कर रही है, दोनों का मार्केट शेयर अलग अलग है। जब दोनों मिल जाएगी तो उनका मार्केट शेयर मार्केट में क्या होएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा उठाने के लिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है कि जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब हमें कुछ बचतें प्राप्त होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई मशीन है, उस मशीन से अगर कैपेसिटी 1 लाख यूनिट बनाने की है किसी भी प्रोडक्ट की, तो आप चाहे उस पर 10,000 यूनिट बनाओ चाहे 1 लाख बनाओ, खर्चा तो हमारा उतना ही आना है ना। तो ऐसे में जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मशीन की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए जब दो कंपनी मिलती है, उनका मार्केट शेयर बढ़ता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा। सेम एज इट इज एक्सपर्टाइज का फ़ायदा उठाने के लिए। एक्सपर्टाइज कैसे? जब दो कंपनी आपस में मिलती है, फॉर एग्जांपल ए कंपनी और बी कंपनी आपस में मिल गई, तो ऐसा होगा कि कुछ ए कंपनी में मान लीजिए इंजीनियर बहुत अच्छे हैं, बी कंपनी में मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अब दोनों कंपनी मिलकर ए कंपनी होती है, तो ए कंपनी के इंजीनियर्स का फ़ायदा उठा पाएगी बी कंपनी, और सेम एज इट इज़ बी कंपनी के जो मैनेजर, उसका फ़ायदा कौन उठा पाएगा? ए कंपनी उठा पाएगा। इसी तरह क्या है? अमल कमीशन किया जाता है ताकि हम मार्केट में फ़ायदा उठा सके, मार्केट में अपना शेयर बढ़ा सके। अब हम बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। रिकंस्ट्रक्शन नाम से क्लियर है, री प्लस कंस्ट्रक्शन। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो कंस्ट्रक्शन का मतलब है बनाना, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से बनाना। तो रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होता है? जब कंपनी सिक होती है, कमज़ोर होती है, फाइनेंशियली वीक होती है, या फिर कंपनी के लॉसेस बहुत ज़्यादा दिखाए होते हैं, मार्केट में इमेज अच्छी नहीं होती है, तो ऐसे में उस कंपनी को, पोजीशन को अच्छी बनाने के लिए, मार्केट में इमेज अच्छी बनाने के लिए क्या किया जाता है? उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि कंपनी में अगर लॉसेस वगैरह ज़्यादा होते हैं, मार्केट में इमेज आती है, तो एक किस्म से जैसे अगर कंपनी की इमेज फ्रॉड की आती है, तो उसमें क्या होगा? अगर किसी कंपनी में फ्रॉड का पता चलता है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके माइंड में कंपनी की एक नेगेटिव इमेज बन के आती है, तो वो कंपनी की तरफ मूव नहीं करते। कस्टमर्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, इन्वेस्टर्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, और अदर स्टेक होल्डर्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। उस इमेज से बचने के लिए कंपनी क्या करती है? रिकंस्ट्रक्ट कर लेती है। रिकंस्ट्रक्ट में क्या होगा
कंपनी के जो लॉसेस वगैरह है वो सारे खत्म हो जाएंगे और कंपनी मार्केट में एक फेयर ट्रू इमेज के साथ आती है। अब रिकंस्ट्रक्शन की मैं टाइप्स की बात करूं तो रिकंस्ट्रक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा कौन सा होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। जैसे नाम से क्लियर, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या, बाहरी, मतलब जब कंपनी को बनाया गया है, रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, वो बाहरी तौर पर किया गया है। अब ये बाहरी तौर का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई कंपनी है ए, ठीक है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, लॉसेस है, तो कंपनी ने क्या किया, जो कंपनी के ऑलरेडी मैनेजर है या डायरेक्टर्स है, मतलब जो कंपनी के ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह या टॉप पोजीशंस पर हैं, उन्होंने क्या किया, एक नई कंपनी बना दी, न्यू ए के नेम से बना दी या किसी और नाम से बना दी, मतलब उन्हीं लोगों ने एक नई कंपनी बनाई है, किसी बाहर वाले की कोई कंपनी नहीं है। और उसने क्या किया, ए कंपनी जो पुरानी कंपनी थी उसकी सारी असेट्स, लाइबिलिटी, जो भी पोजीशन थी, अपना उसका जो बिजनेस था वो दूसरी जो नई कंपनी बनी उसके अंदर बेच दिया, है ना। अब यहाँ पे देखो रिकंस्ट्रक्शन तो हुआ, क्योंकि कंपनी जब असेट्स लाइबिलिटी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर होगी तो इसके लॉसेस वगैरह जब हम एंट्रीज वगैरह करते बीच में खत्म हो जाएंगे, एक नई पोजीशन, रियल पोजीशन के साथ कंपनी मार्केट में आएगी। लेकिन इसको एक्सटर्नल क्यों कहा गया, एक्सटर्नल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे कोई एक बाहर कंपनी बनी है, चाहे वो ऑलरेडी प्रमोटर्स ने, ऑलरेडी डायरेक्टर्स नहीं बनाई हो, लेकिन बाहर एक कंपनी बनी है और पुरानी कंपनी जो वीक है उस कंपनी को, जो सीख है उस कंपनी को हमने नई कंपनी में सेल किया, मतलब बाहरी कंपनी बनी है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन में क्या डिफरेंस रहा, बेसिकली अगर मैं अमलगमेशन की बात करूं, अमलगमेशन में क्या होता था कि कोई वीक कंपनी का कंसेप्ट नहीं होता था, दो कंपनी है, दोनों ही कंपनी स्ट्रॉन्ग है, अपनी स्ट्रॉन्गनेस का फायदा उठाने के लिए, मार्केट का फायदा उठाने के लिए, इकट्ठी यूनिटी का फायदा उठाने के लिए वो क्या करती है, दोनों कंपनी मिल जाती है और एक नई कंपनी बना लेती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि कंपनी फाइनेंशियली वीक है, सीक है, कमजोर है, लॉसेस ज़्यादा है, उस चीज़ को ठीक करने के लिए, मार्केट में इमेज ठीक करने के लिए एक नई कंपनी बनती है। यहाँ पे दो कंपनियां नहीं मिली, वो ऑलरेडी जो एक कंपनी है वही दूसरी कंपनी बना देती है और अपने आप को उसमें सेल कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। सेम एज इट इज अगर मैं अब्जॉर्प्शन की बात करूं, अब्जॉर्प्शन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन से कैसे डिफरेंट है। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पे भी एक वीक कंपनी होती है, मान लीजिए जो ए है वो क्या है, एक वीक कंपनी है, सिक कंपनी है, इसमें भी लॉसेस है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में कोई फर्म होती है जो पुरानी जो वीक फर्म है उसको परचेज कर लेती है। यहाँ पे भी नई फर्म नहीं बनी है, मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है कंपनी, और एक्सटर्नल में हमने क्या किया, नई कंपनी बनाई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। अब नाम से क्लियर है, एक्सटर्नल में क्या था कि बाहर कुछ काम हुआ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि आप रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कंपनी में चेंजेस कर रहे हो, लेकिन वो सारे चेंजेस कैसे होंगे, इंटरनली। इंटरनली का मतलब क्या है कि कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, जो कंपनी की एंट्रीज होती है, उसके थ्रू आप इसमें कोई चेंजेस करते हो। यहाँ पे क्या करोगे, आप एंट्रीज पास आउट करोगे। जैसे कि मान लीजिए कंपनी में लॉसेस ज़्यादा है, शेयर कैपिटल हमने एक्सेस दिखा रखी है, ओवर वैल्यूड हो रखी है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, कंपनी हो सकता है शेयर कैपिटल को कम कर दे, पर शेयर की वैल्यू कम कर दे, इस तरह एंट्रीज के थ्रू जो लॉसेस वगैरह उसको राइट ऑफ करेगी। तो एंट्रीज के थ्रू इंटरनली ही काम होता है, बाहर मार्केट में कुछ नहीं पता चलता, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब चुपचाप इंटरनली कंपनी में जो कमियां थी, कंपनी के जो लॉसेस थे वो ठीक कर लिए जाते हैं। जो रिकंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, उनका ऑब्जेक्टिव यही रहता है ताकि मार्केट में कंपनी के बारे में एक ट्रू एंड फेयर व्यू एग्जिस्टेंस में आए। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब जितने असेट्स वगैरह की वैल्यू, कैपिटल की वैल्यू, लॉसेस की वैल्यू बुक्स में दिखा रखी है, एक्चुअल में वही हो। तो ट्रू एंड फेयर व्यू तभी आएगा जब आप एक्चुअल वैल्यू करोगे। तो रिकंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, जो लॉसेस वगैरह थे उनको खत्म कर दिया, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल वगैरह जो एक्चुअल पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है। सेकेंडली कॉन्फिडेंस, जो स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस अचीव करने के लिए भी रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। क्यों, क्योंकि कंपनी में अगर अकाउंट्स में कुछ और, रियलिटी में कुछ और होता है, तो शेयर होल्डर्स को डाउट होने लग जाता है कंपनी पे, कहीं कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तब हमने उसकी ट्रू फेयर व्यू दिखाया तो उनको क्या आएगा, कंपनी में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कंपनी सही पोजिशन हमें दिखा रही है। सेम एज इट इज जो कंपनी में लॉसेस वगैरह होते हैं, फिक्टिशियस असेट्स वगैरह है, इन सब को राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है।
बेसिकली क्या होता था 1995 से पहले अगर मैं बात करूं, वहाँ पे हमारा अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट आता था। लेकिन अब 1995 के बाद जो कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है थोड़ा चेंज हो गया। अब उसमें क्या आता है, दो टाइप्स आते हैं। आता है एक तो मर्जर का केस और दूसरा आता है परचेज का केस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि जब दो कंपनी मिल रही है वो मर्जर का केस है या परचेज का केस है। आपको ये पता भी होना चाहिए ताकि आप उसके हिसाब से एंट्रीज भी करो, एंट्रीज पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, 5 कंडीशंस हैं। अगर ऑल 5 कंडीशंस मेट होती है, अगर पांचों कंडीशन पूरी होती है तो वो क्या है, मर्जर का केस है। अगर एनी वन कंडीशन भी, अगर कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होती है, जैसे 5 में से मान लीजिए 4 कंडीशन पूरी हो गई, एक कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो उसे आप क्या कहोगे, परचेज का केस है। अब वो कंडीशंस क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी बी में अमलगमेट हो रही है, ए कंपनी बंद हो रही है, वो किस में मिल रही है, बी कंपनी में मिल रही है। तो हम चेक करते हैं जो ये मिल रही है बी कंपनी में ऑब्जर्व हो रही है वो क्या है, क्या वो मर्जर है या वो परचेज है। लेट्स सी, ए की जितनी भी असेट एंड लाइबिलिटी है, मर्जर के लिए कंडीशन बता रही हूँ, ए की जितनी भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी बी में मिल जानी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये रहेगी। सेकेंड कंडीशन क्या रहेगी, ए का जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा। मान लीजिए ए कोई टायर मेकिंग कंपनी थी, बी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बी ने ए को परचेज कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि बी टायर बनाना बंद कर दे, टायर बनाना जो ए का बिजनेस था वो कंटिन्यू रहेगा। तो ए का बिजनेस क्या रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। दिस इज द सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि एट लीस्ट 90% शेयर होल्डिंग्स, मतलब वो शेयर होल्डर जिसके कंपनी में 90% शेयर्स हैं, मतलब वो शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी में टोटल 90% शेयर्स परचेज कर रखे हैं, वो बी कंपनी के शेयर होल्डर भी होने चाहिए। मतलब ए कंपनी की 90% शेयर होल्डिंग बी कंपनी में शेयर होल्डिंग करें। इस 90% में जो ऑलरेडी ए के शेयर होल्डर है और बी के भी शेयर होल्डर है उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उन कॉमन शेयर को छोड़कर बाकी जो बचते हैं उनका 90% कम से कम वो बी में भी परचेजिंग करें। फोर्थ कंडीशन रहेगी कि असेट्स और लायबिलिटी, ए की जो भी असेट्स और लायबिलिटी है हमने बी में ट्रांसफ़र की है, वो किस वैल्यू पर ट्रांसफ़र करोगे, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड एट द बुक वैल्यू। उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप उनको किसी भी एक भी एसेट को मार्केट वैल्यू पर ले रहे हो तो ये कंडीशन पूरी नहीं होती है और क्या कहोगे, आपको परचेज का केस है, मर्जर का केस नहीं है। और फिफ्थ एंड द लास्ट कंडीशन क्या रहेगी, पेमेंट के बारे में, कि बी ने ए को परचेज किया है, उसका बिजनेस लिया है तो पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट कैसे करेगी, है ना। तो जो भी पेमेंट होती है वो पेमेंट कैश में नहीं होनी चाहिए या बैंक में नहीं होनी चाहिए। दैट पेमेंट शुड बी मेड इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, कि बी कंपनी अपनी कंपनी के शेयर्स देगी ए शेयर होल्डर को। अगर पेमेंट कैश में हो रही है तो अगेन कंडीशन पूरी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, जो पार्शियल अमाउंट होती है वो कैश में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल बी कंपनी के जो शेयर है 1000 रुपीज़ का एक शेयर है, फेस वैल्यू उसकी कितनी है, 1000 रुपीज़ है, और उसको देने हैं 900 रुपये, तो ये शेयर में नहीं हो सकता ना। तो ये 900 रुपये जो पार्शियल अमाउंट है वो क्या हो सकती है, कैश में हो सकती है, अदरवाइज कैश में नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी आपको शेयर देने पड़ेंगे। तो समझ में आ गया, ये हमारे पास है 5 कंडीशंस। अगर ऑल द 5 कंडीशंस पूरी होती है तो आप क्या कहोगे, दिस इज द केस ऑफ मर्जर। अगर इस 5 में से 1, 2, 3, 4 एक भी कंडीशन पूरी ना हो या पांचों ही पूरी ना हो तो उसे आप क्या कहोगे, परचेज का केस कहोगे। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। मींस जब आप अमलगमेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में टेक्निकली ऐसे नाम आएंगे, आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो यू विल गेट कंफ्यूज कि क्या करना है। इसमें सबसे पहले है आपका ट्रांसफरर मतलब ट्रांसफ़र करने वाला। मतलब जो कंपनी अपने आप को दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफरर। जैसे कि ए कंपनी बी में मिल रही है तो ट्रांसफरर कौन हुआ यहाँ पे, जो ट्रांसफ़र कर रहा है। मतलब ए अपने आप को बी में ट्रांसफ़र कर रही है ना, तो इस केस में क्या होगा, ए विल बी द ट्रांसफरर कंपनी, मतलब जो कंपनी अपने आप को दूसरी कंपनी में अमलगमेट कर रही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंसेप्ट रहेगा ट्रांसफ्री मतलब ट्रांसफ्री, जिसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक कंपनी बी में मिली
तो बी में ट्रांसफर हो रहा है ना, कि ए बी में आ रही है, तो बी कंपनी को क्या कहोगे यहाँ पे, ट्रांसफरी कंपनी कहोगे। मतलब जब पहली कंपनी जिस कंपनी में अमलगमेट हो रही है, जिस कंपनी में मिल रही है, उसे आप क्या कहते हो, ट्रांसफरी कंपनी कहते हो। उसके बाद है असेट परचेज्ड एंड बिजनेस परचेज्ड। अगर क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कि क्या लिखा हुआ है, कि जो ट्रांसफरी कंपनी है उसने ट्रांसफर कंपनी की असेट खरीदी है या बिजनेस खरीदा है। अगर उसने असेट खरीदी है, इसका मतलब क्लियर है, मतलब असेट खरीदी है, कोई लायबिलिटी नहीं खरीदी। तो ऐसे में जो ट्रांसफरी कंपनी ने, मतलब बी कंपनी ने ए कंपनी मतलब ट्रांसफर कंपनी की जो असेट्स खरीदी है, सिर्फ उसको आप कंसीडर करोगे, लायबिलिटी को कंसीडर नहीं करोगे। नाम भी दिए हो सकते हैं कि कौन कौन सी असेट खरीदी है, नहीं दिया हो तो आप सारी असेट्स को कंसीडर करोगे, लायबिलिटी को कंसीडर नहीं करोगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज का मतलब क्या है कि ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी की सारा बिजनेस परचेज किया। बिजनेस परचेज इन द सेंस कि ट्रांसफरी ने उस कंपनी की असेट्स भी ली है और साथ ही साथ उस कंपनी की लायबिलिटी भी ली है। ठीक है। उसके बाद है लायबिलिटी एंड ट्रेड लायबिलिटी। दो चीज़ हो सकती है कि लायबिलिटी ली है या ट्रेड लायबिलिटी ली है, ट्रांसफरी ने ट्रांसफर की। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लायबिलिटी ली है, लायबिलिटी इन द सेंस ओल्ड टाइप ऑफ लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, मतलब इसमें डिवेंचर्स भी आ जाएंगे, लोन भी आ जाएगा, क्रेडिटर्स भी आ जाएंगे, ट्रेड पेएबल भी आ जाएगा, बीपी भी आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। ठीक है। अगर ट्रेड लायबिलिटी लिखी है, ट्रेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिए हैं और उनके जो ट्रेड पेएबल होते हैं वो लिए हैं, लोन हो गया, डिवेंचर्स हो गया, और जो लायबिलिटी होती है वो चीज़ें नहीं ली है, सिर्फ ट्रेड लायबिलिटी, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स लिए हैं और ट्रेड पेएबल लिए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान से देखना है क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व या लॉसेस और प्रोविजन, ये भी ध्यान से देखना है, क्योंकि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस या रिजर्व कुछ भी हो, ये किसका होता है, शेयर होल्डर का पैसा होता है। मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स में से ही एक पैसा अलग रखा जाता है, ताकि फ्यूचर में कंपनी को कोई ज़रूरत महसूस होती है, कोई भी आ जाती है ज़रूरत, तो इस पैसे को यूज़ करती है। अगर कोई ज़रूरत नहीं आती है तो इस पैसे को शेयर होल्डर के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो प्रॉफिट है, लॉसेस है, रिजर्व है, वो सारा किसका पैसा होता है, शेयर होल्डर्स का होता है। तो ये शेयर होल्डर्स में जाएंगे अगर बचता है। प्रोविजंस बेसिकली क्या होता है, ये किसी नॉन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है, हालांकि ये भी प्रॉफिट में से अलग रखा जाता है, बट इट इज़ फॉर द नॉन लायबिलिटी, ये लॉस हो तो भी बनाया जाता है। ठीक है। तो ऐसे में ये पैसा एक लायबिलिटी के तौर पे ट्रीट करते हैं हम, लाइक अमलगमेशन के केस में एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है तो इसको वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। ये वाला पैसा हम शेयर होल्डर के पास ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। होप सो आपको ये सब समझ आ गया होगा, अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, मर्जर के बारे में, और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कौन कौन सी है रिलेटेड टू द अमलगमेशन, इट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परचेज कंसिडरेशन के बारे में, जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक अच्छा वेट कैरी करता है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड जनरल एंट्रीज के बारे में। थैंक यू।